किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि खारे पानी से कौन सी ज़मीन ज़्यादा प्रभावित होती है, कौन सी कम प्रभावित होती है, और इस ज़मीन को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये पूरी बात इस वीडियो में आपको समझाई जाएगी। इससे पहले कि इस टॉपिक को शुरू करें, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल दोपहर को गुलाबी सुंडी को और सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए जो स्प्रे मैंने आपको बताई थी, रीठा नीम ऑयल तुम्बा की, उस स्प्रे का बनाने का तरीका प्रॉपर रूप से वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। आपको वो स्प्रे बनाकर दिखाई जाएगी। कृपया करके इस बात को ध्यान में रखें। और जो नरमा में आने वाली बीमारी जो सबसे भयंकर है और जो पेस्टिसाइड से नहीं रुकने वाली, उसके लिए जो स्प्रे तैयार की जाएगी, उस स्प्रे के बारे में पूरा का पूरा समझें और सुनें। अब हम बात करते हैं खारे पानी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली ज़मीन की। साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर लगभग 3 प्रकार की ज़मीनें पाई जाती हैं मुख्य रूप से। वैसे तो पथरीली पाथरीली अनेक प्रकार की ज़मीनें हैं, परंतु मुख्य रूप से 3 प्रकार की ज़मीनें पाई जाती हैं। सबसे ज़मीन पहला नंबर में जो आती है, वो ज़मीन आती है अच्छी उपजाऊ और पक्की ज़मीनें। उनका पक्की होने का कारण क्या है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी, और उपजाऊ क्यों होती है वो भी समझनी पड़ेगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जितनी भी ज़मीनें पक्की होंगी, उस ज़मीन के अंदर जो मिट्टी के कण होंगे वो बहुत ही महीन और बहुत ही छोटे होंगे, और आपस में छोटे होने के कारण वो जुड़ाव पक्का बनाए रखेंगे। जब जुड़ाव पक्का बनाए रखेंगे तो होगा क्या कि जो भी ज़मीन के अंदर पोषक तत्व होंगे, तो चाहे बरसात हो जाओ, चाहे ज़्यादा पानी खड़ा हो जाओ, वो ज़मीन महीन कण होने के कारण उन सभी पोषक तत्वों को अपने अंदर जोड़े रखती है। उनको पानी के साथ ज़मीन के नीचे रिलीज नहीं होने देती, और जिस कारण वो ज़मीनें उपजाऊ मानी जाती हैं। जो काली मिट्टी जिसे बताते हैं, काली मिट्टी के बहुत महीन कण होते हैं, और उसी कारण वो ज़मीन उपजाऊ होती है। दूसरी बात, जो ज़मीनें दूसरे नंबर आती है वो मध्यम ज़मीनें होती हैं। उनके अंदर चिकनी माटी, बालू माटी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी की मार होती है। साथियों, जो सख्त ज़मीनें होती हैं उनसे कुछ मोटे कण जो है इस ज़मीन के अंदर गुड़े हुए होते हैं, जो बालू मिट्टी के होते हैं, जिसे मध्यम मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी की खासियत ये है कि ये यदि नॉर्मल पानी मिलता रहता है तो ये जो भी पोषक तत्व है वो अपने अंदर समाये रखती है, और यदि ज़्यादा पानी इस मिट्टी के ऊपर गिरता है या खड़े रहता है तो ये उन पोषक तत्वों को रिलीज कर देती है, क्योंकि इनके कण मोटे मिक्स होने के कारण ये फिल्टर बना देती है। और तीसरी प्रकार की जो ज़मीनें पाई जाती है वो पाई है बालू मिट्टी की ज़मीनें। बालू मिट्टी की ज़मीनों को हल्की क्यों बोला गया है, वो इसीलिए बोला गया है कि बालू मिट्टी के कण बहुत मोटे होते हैं। उनके ऊपर जो भी पानी गिरता है तो उस पानी के साथ पोषक तत्वों की मात्रा ज़मीन के नीचे रिलीज हो जाती है, क्योंकि उस मिट्टी में पोषक तत्वों को पकड़े रखने की क्षमता नहीं होती, जिसके कारण उसे हल्की और कम उपजाऊ माना गया है। ये तीनों बात सबसे पहले खारे पानी के बारे में जानने से पहले ये आपको समझनी चाहिए, और इसी तरह की समझा करके एक एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करके मैं आपको लगातार वीडियो बना कर दे रहा हूँ। और इसी कारण मैं कह रहा हूं कि आप किसानी चैनल के साथ जुड़िए, ताकि आपको इन बातों का ज्ञान हो। ये डॉक्टर लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं, इस तरह की जानकारी आप तक नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इनको सरकारें तनख्वाह देती है। तनख्वाह के आधार पर इन बातों पर ये विशेष तौर पर ध्यान नहीं देते, परंतु किसान को इन बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो ये जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब जो ही हम खारा पानी जमीन में लगाते हैं, समझने वाली बात है, खारा पानी जमीन में लगाते हैं तो होता क्या है कि उसके अंदर जो हानिकारक सोडियम होता है, वो हानिकारक सोडियम पानी के साथ जमीन में जाता है। और यदि हम अच्छी मिट्टी, जो महीन कण वाली मिट्टी के अंदर वो पानी लगाएंगे तो होगा क्या कि पोषक तत्वों के साथ साथ वो सोडियम भी वो मिट्टी जकड़ लेगी, उसको पकड़ लेगी, वो उसको छोड़ेगी नहीं, और वो एक ठोस अवस्था के अंदर उसमें धारण कर लेगा। और धारण होगा तो क्या होगा कि सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हमारे
जो खेत के अंदर पौधों की जो जड़ें चलती हैं वो प्रभावित होंगी और पैदावार में कमी आएगी। नंबर 2, जो मैं मध्यम मिट्टी आपको बताने जा रहा हूँ, उस मध्यम मिट्टी के अंदर यदि हम खारा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो होगा क्या कि कुछ एक हिस्सा जो सोडियम इसके अंदर गया है उसका कुछ हिस्सा जब अच्छा पानी लगाएंगे या बरसात होगी तो कुछ हिस्सा तो जमीन में चला जाएगा, परंतु ठोस अवस्था कुछ हिस्सा ले लेगा, जिसके कारण वो मिट्टी भी ज्यादा प्रभावित होगी, वो जमीन भी ज्यादा प्रभावित होगी। अब बात करते हैं बालू मिट्टी की। साथियों, बालू मिट्टी के अंदर सोडियम को अपने अंदर समाये रखने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि सोडियम कोशिश करेगा कि हम इसके अंदर ठोस अवस्था बना लें, परंतु जो ही हम पानी लगाएंगे सोडियम ऑटोमेटिक फिल्टर होकर जमीन से नीचे चला जाएगा और बालू मिट्टी के ऊपर खारे पानी का बहुत कम असर देखने को मिलेगा। यह बात एक नोट करने वाली बात। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे खेतों के अंदर सोडियम लगातार जो प्रभावित हो रहा है, उस सोडियम को हम रिलीज कैसे करें, हम उसको जमीन से खत्म कैसे करें, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमारी जमीनों के अंदर जो हम फसल ले रहे हैं, चाहे वो सरसों की है, चाहे चना की है, चाहे बाजरा की है, चाहे नरमा की है, उन फसलों के अंदर जितने भी पोषक तत्व हमें मिल रहे हैं वो सारे के सारे जमीन से निकाले जा रहे हैं और पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। और इस संतुलन के बिगड़ने के कारण और सोडियम की ज्यादा मात्रा जमीन के अंदर पैदा होने के कारण हमें फसलें कमजोर मिलती है, पैदावार कम मिलती है। और इस सोडियम जो मैं बता रहा हूं, जो मतलब इसके अंदर हानिकारक तत्व है, उसको खत्म करने का जो तरीका मैं बता रहा हूं, उसको खत्म करने के जो पोषक तत्व बता रहा हूं, उनका नाम है सल्फर प्लस कैल्शियम। जिस जमीन के अंदर सल्फर और कैल्शियम की मात्रा संपूर्ण रूप से पूरी होगी, उसके अंदर खारे पानी का जो हानिकारक तत्व है वो ठोस अवस्था नहीं बना सकेगा। और जो ही हम पानी लगाएंगे या बरसातें होंगी तो वो पानी में घुलनशील बना रहने के कारण पौधे की जड़ों से नीचे जमीन में चला जाएगा, तो हमें बहुत कम नुकसान होगा। साथियों, ये फार्मूला सीधा का सीधा है। इस देश के अंदर खारे पानी को तोड़ने की कोई दवा और कोई खाद नहीं है कि हम किसी भी दवा के जरिए या किसी खाद के जरिए हम खारे पानी को बेअसर नहीं कर सकते। परंतु यदि हमारे खेत के अंदर सल्फर प्लस कैल्शियम के तत्वों की पूर्ति सही सलामत है तो हमें मान के चलो भी बहुत ही कम नुकसान होगा, हमारी जमीनें ठीक ठाक बनी रहेंगी। इसलिए सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आप सल्फर और कैल्शियम नियमित रूप से जमीन में डालते रहें, क्योंकि हम तेल वाली जो फसलें ले रहे हैं, हम दाल वाली जो फसलें ले रहे हैं, आप सभी को पता है कि तेल में और दालों में दोनों में ही सल्फर और कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है और वो जमीन से लगातार शोषित करती रहती है। एक वीडियो में मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बता भी दिया कि यदि हम 20 मन मतलब 8 क्विंटल सरसों खेत से 1 एकड़ से निकालते हैं तो उस 8 क्विंटल सरसों के अंदर 22 किलो सल्फर निकल जाती है, जो जमीन से पौधे ग्रहण कर लेते हैं और वो हमें तेल के रूप में प्राप्त होती है। तो उस 22 किलो सल्फर की पूर्ति करने के लिए हमें एक्स्ट्रा सल्फर देनी पड़ेगी। साथियों, आप सभी को पता है कि सल्फर आप बाजार से किसी भी दुकान पर खरीद सकते हैं, दानेदार सल्फर खरीद सकते हैं, 90% सल्फर खरीद सकते हैं और 80% WP खरीद सकते हैं। पर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप सल्फर खरीदते समय 80% वाली खरीदें, ताकि उसके अंदर फंगीसाइड की भी मात्रा उसके अंदर मौजूद हो, क्योंकि 80 WP वाली सल्फर जो है वो एक कंटैक्ट फंगीसाइड का भी काम करती है और सल्फर की भी पूर्ति करती है। बात रही कैल्शियम की। साथियों, कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए आप बुझा हुआ चूना खरीद सकते हैं, क्योंकि सफेदी जो हमारे यहाँ मिलती है उस सफेदी को बुझा करके महीन पाउडर तैयार किया जाता है और उस पाउडर का इस्तेमाल बहुत से बागवानी वाले किसान लगातार कर भी रहे हैं। उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके खेत के अंदर कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, बाजार से आप कैल्शियम खरीद भी सकते हैं, थोड़ा महंगा पड़ेगा, उससे भी पूर्ति हो जाएगी। तीसरा, सरसों की खड़ी और अरंडी की खड़ी आदि खड़ियों का प्रयोग करके भी आपके खेत में आप कैल्शियम की पूर्ति कर सकते हैं।
चौथा, यदि आपको जिप्सम ओरिजिनल मिल जाता है तो जिप्सम में भी सल्फर और कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, वो भी आपके खेत में डाल करके उस तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। साथियों, मेरा स्पष्ट और साफ कहना है, जिन खेतों के अंदर खारे पानी का प्रयोग ज्यादा होता है, जो सख्त जमीनें हैं और मध्यम जमीनें हैं जो ज्यादा प्रभावित हो रही हैं, उन जमीनों के अंदर आप सल्फर और कैल्शियम का नियमित रूप से अनुपात बनाकर रखिए। आपके खेत के अंदर खारे पानी से नुकसान होने की शंका बहुत कम बनी। साथियों, आप सभी को पता है कि इस देश के अंदर खारे पानी का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नहरी पानी की कमी होने और ट्यूबवेलों का विस्तार होने के कारण हर जगह ट्यूबवेलों का आविष्कार हो चुका है। और ट्यूबवेलों की हम बात करें तो 90% ट्यूबवेल खारे पानी से चलते हैं। इसलिए अपने खेत के अंदर गोबर की खाद डाल दें, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट डाल दें, ठीक है, सरसों या अरंडी की खड़ें डाल दें, ठीक है, जो बुझा हुआ चूना डाल दें, ठीक है। यदि बुझा हुआ चूना आप नहीं डाल सकते, ना नहीं मिलता है, तो आप 10, 12, 15 किलो सफेदी को भी अपनी जमीन के अंदर डाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि यदि सफेदी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करेंगे तो जो ही आप पानी लगाएंगे तो सफेदी के अंदर जो गैस निकलेगी, जो उबाला आएगा, उससे जमीन के जीवाणुओं को नुकसान होगा। परंतु आप 10-12 किलो डालेंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, परंतु खेत में कैल्शियम की पूर्ति होती रहेगी। साथियों, मेरी बात पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको ये बात समझ में आ सके कि खारे पानी से कौन सी ज़मीनें खराब होती हैं और इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसी तरह की जानकारी इस चैनल के ऊपर लगातार अपलोड की जा रही है और वो जानकारी आपको मिलती रहे, आप जागरूक होते रहे, सावधान सचेत होते रहे, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रहे हैं। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी सदस्यता को बढ़ा करके हर किसान को जोड़ करके जो आप किसान हित में काम कर लें, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो किसान अपने कमेंट के माध्यम से कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो पर्सन यदि मेरे से कर सकते हैं, और यदि आप कमेंट नहीं कर सकते, फ़ोन पर बात करने चाहते हैं, तो फ़ोन मेरा 98 130 78 943 मेरा नंबर है। आप कभी भी किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं, रात को सोने के वक्त को छोड़ करके दिन में किसी भी टाइम कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए, शेयर और लाइक करने के लिए धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे और किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे। जय हिंद।